चार्ली नाम का मुख्य पात्र आता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ परामर्श करने के लिए वो अपने शहर पर केंद्रीय अस्पताल में डॉक्टर चार्ली से उसके वितरण के बारे में जांच करता है और उसे उसके लक्षण के बारे में पूछता है। उस चार्ली के बारे में शिकायत करते हुए उसने कहा कि किसी कारणवश उसकी आंखों में कभी-कभी देखते समय बहुत स्पष्ट रूप से उनके अनुसार किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे अक्सर कोई संख्या के साथ एक लाल पट्टी दिखाई देती है और उनके ऊपर मंडराती है। और डॉक्टर पूछता है कि इस पट्टी पर वो कितनी संख्या देखते हैं जिसने उस पर बताया था। अचानक चार्ली से डॉक्टर पूछने का फैसला करता है कि यह नंबर उसकी उम्र का था। डॉक्टर इस सवाल पर थोड़ा भ्रमित हो जाता है और मानसिक रूप से खुद को पूछता है कि क्या चार्ली गलत विभाग में है। चार्ली को आश्चर्य होता है कि यह नंबर क्या है। संख्या मृत्यु का सूचक है। डॉक्टर से प्रश्न चूक जाता है। चार्ली इसके लिए ईमानदारी से माफी मांगता है और कहता है कि डॉक्टरों के द्वारा बताए गए सभी विचारों से वह थोड़ा विचलित हो गया था। मुख्य पात्र है उसे यह लेना चाहिए। अधिक गंभीरता से वह जांच का सुझाव देता है। वह मानक परीक्षण के दौरान वह अपनी आंख की जांच कराता है। डॉक्टर को एवी में कोई भी सामान्यता नहीं मिलती है और वह निष्कर्ष निकालता है कि चार्ली की आंखें सामान्य दिखती है। और अचानक चार्ली पर एक नया हमला होता है। उनकी आंख लाल घूंघट से ढकी जाती है। वह गलियारे से नीचे चलता है और देखता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर के ऊपर एक पट्टी है जो उसके जीवन शक्ति को दर्शाती है। और चार्ली को खुशी है कि वह उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है और वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए चार्ली पहले सामान्य अस्पताल से गुजरता है। रात्रि निगरानी इकाई के लिए उन्हें विज्ञापन से इस विज्ञापन का दावा किया गया है कि प्रलय का 99वां वर्ष और सुरक्षित स्थान अंततः बनाया गया है, जबकि अन्य लोग पीछे हटना जारी रखते हैं। चार्ली विज्ञापन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वह अपने घर जा रहा है। जब वह नीचे झुकता है तो उसके अचानक उसके जूते फीते खुल जाते हैं। उन्हें अचानक बांधने के लिए वह ऊपर देखने के लिए उसे अचानक एहसास हुआ कि उनका परिवेश बदल गया है। चार्ली अपने सामने अपने शहर को केवल विकृत और अंधेरी छाया में डूबा हुआ देखता है और अचानक एक महिला उनके पास से गुजरती है। जाहिरा तौर पर उसे उसकी उपस्थिति का एहसास भी नहीं होता है। वह और कोई अन्य लड़के इस दुनिया में रहने वाले सांसारिक प्राणियों पर हमला करते हैं। चार्ली लड़के को देखता है और ये नोट करता है कि चीज़ें यहाँ लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं दिखता है कि उनकी आंखों के सामने एक सूर्य के आकार का एक अज्ञात प्राणी दिखाई देता है जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। हालांकि बड़ी और चमकदार स्वर्गीय बूंदें अचानक आकाश में उड़ने लगती है। बूंदें मुख्य पात्र के माथे पर गिरती है जिससे वह रोशन हो जाता है थोड़ी सी चमक के साथ और 1 सेकंड के बाद चार्ली को अपने शहर एक क्रोंग वॉच पर होश आता है। चार्ली को 99वें वर्ष पर यह बात याद आती है। प्रलय मानवता के लिए एकमात्र विश्वसनीय समर्थन नाइट वॉच एक सेना बनी रही। हालांकि मुख्य पात्र इस सवाल से परेशान करता है कि वह उनका शहर वास्तव में सुरक्षित है और यह क्या ये सब एक है। विस्तृत झूठ पर एक व्यापारी चार्ली के पास आता है और उसे दवा खरीदने के लिए पेशकश करता है और उसे आश्वासन देता है कि गुणवत्ता आधिकारिक दवा के समान है। चार्ली आश्चर्यचकित है कि डीलर किसी को दवा बेच रहा है, जबकि शहर कुछ मिनटों के तेज के व्यापार के बाद राक्षसों से भरा हुआ है। चार्ली दिव्य तेल की बोतल को खरीदता है और वो बस में चढ़ता है। चार्ली खिड़की से बाहर देखता है और वह सोचता है कि क्या उसे ले जाया गया है। जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही गंभीरता से हुआ। बस में उद्योग की घोषणा में परिवहन और दक्षिणी ट्रस्ट पर आ गया है और वो यात्री को जाने के लिए और तैयार होने के लिए कह रहा है। अचानक चार्ली की ओर छाया फिर से घनी हो जाती है। वह वापस लौट जाता है। वह उदास दुनिया जिसमें उसने अपने आप को खुद को 10 मिनट तक दुनिया में पाया था। चार्ली अपना सिर हिलाता है और चारों ओर देखता है और फिर वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। चार्ली को आश्चर्य होता है कि अजीब दृश्य इतने कम समय में कैसे आते हैं और वह फैसला करता है कि घर पहुंचने पर उसे उसकी आवश्यकता होगी। चारों ओर अच्छी तरीके से देखने के लिए वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर चार्ली ने स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद उसने अपने तौलिया से उसे खुद को पोंछ लिया और दर्पण की ओर मुड़ गया कि उसने देखा कि उसके सीने में एक अजीब पेंटर है जो उसे परिचित लगता है। चार्ली को यह याद आता है। वह हाल ही में उसे लाइब्रेरी में वो अपनी कॉमिक बुक पढ़ रहा था। उसने अपने अनाड़ीपन के कारण वह पहले ही छोड़ दिया था। चार्ली ने अपने सिर पर एक अजीब डिजाइन वाली किताब को गिरा दिया। इन यादों से उसकी छाती पर पेंटर का जीवन आ गया और धड़कने लगा। चार्ली ऊर्जा की ओर गिरता है। फर्श उसकी छाती को पकड़ लेता है, जिससे उसे अधिक जलन होती है। शॉवर को अपने हाथ में लेता है और पेंटर के क्षेत्र पर वो गर्म पानी ही डालता है। वह खुजली और दर्द से राहत पाने के लिए कामयाब होता है और वो शांत हो जाता है और चार्ली खुद को दर्पण में देखता है।
और नोटिस करता है कि वह उनका जीवन स्तर अब उनके अधिकतम स्तर पर है। मुख्य पात्र अपने पीछे की अजीब आवाज़ों से खुशी से विचलित हो गया है, जो उसके छटपट वाली छाया बनाने लगती है। अचानक छाया गायब हो जाती है और चार्ली घबराहट में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये क्या हो रहा है। छाया उसके पास लौटती है और यह कहते हुए वह शांत हो जाता है कि सभी अजीब चीज़ों के कारण ऐसी घटनाएं अब उनके लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं रह गई। यह सुनिश्चित करने के बाद यह सब एक कुछ क्रम में है। चार्ली ने स्वीकार कर लिया कि वह बहुत ही थक गया है। वह स्नान घर खोलकर वह बाहर चला गया। कमरे का दरवाजा चार्ली के सामने आता है। एक काले सिलहुटे जैसा दिखने वाला चेहरा रहस्यमयी और चीज़ों के सामने देखने के बाद वो खुद को एक प्राणी को चार्ली को कहता है। अब उसमें चमत्कार अवश्य होने लगे हैं। जिंदगी। चार्ली की छाती पर पेंटर फिर से दर्द करने लगा और वो अपने विचारों को व्यतीत करने की कोशिश में वह उसे पकड़ लेता है। चार्ली खुश है कि उसकी छाया गायब नहीं हुई है और यह तथ्य उसे जीवन में कुछ हद तक उसे भ्रमित करता है कि कुछ समय बाद चार्ली पहले से ही उसे अपने घर में तैयार हो जाता है। कपड़े छाया को अपने हाथ को उठाता है और आदेश देता है। जो कुछ सरल आदेश को आजमाने के बाद वह चुपचाप करता है। चार्ली छाया को किसी प्रकार नियुक्त करने के लिए कहता है, जो थोड़ी सी भी समस्या के बिना वह सफल हो जाता है। चार्ली अपने सिर को खुजाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह छाया कहाँ से आई है। हालांकि उसके सीने में से अचानक निकलने वाली एक रोशनी से उसे अपने विचारों पर बाधित हो जाता है, जो केंद्र में उड़ जाता है। रूम विस्प चार्ली को डेटा दिखाता है। उसकी छाया की विशेषताएं उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है। प्रकाश मुख्य पात्र को जानकारी भी देता है कि उसकी छाया केवल चार्ली के कारण मौजूद है और उसकी सारी यादें और शक्ति है और वह सरल कार्य भी कर सकता है, लेकिन चेतना भी नहीं है। चार्ली छाया को छूने का फैसला करता है और उसका हाथ उससे होकर गुजरता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि चेतना की कमी उसे छाया से वंचित कर देती है। बोलने की क्षमता। चार्ली ने यह जांचने का फैसला किया कि उसकी और छाया की यादें कितनी समान है और उसने अपनी नोटबुक को गहराई से जानने का फैसला किया। मुख्य पात्र गणित के असाइनमेंट के साथ एक कागज की शीट निकालता है और वह अपने कलम छाया की ओर बढ़ता है और उसे हल करने के लिए कहता है। यह समीकरण छाया आसानी से उसे अपने हाथों में ले लेता है और मेज पर बैठकर समस्या को हल करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वह छाया शीट पर लिखती है कि समीकरण हल हो गया है। कि बिना कुछ लिखे चार्ली को छाया को कोसते हुए कहता है, इसमें उनकी सारी यादें हैं। यह कहते हुए कि उसने 2 मिनट में निर्णय ले लिया होगा। उसने छाया के लिए एक और कार्य चुनने के लिए निर्णय लिया और छाया को समीकरण के बजाय उसे एक घोड़े की तस्वीर बनाने के लिए कहा। छाया तुरंत ही अविश्वसनीय गति के साथ जानवर को विचित्र करने के काम में लग जाती है। छाया एक घोड़े के चित्र बनाने में व्यस्त है। चार्ली ने छाया को अन्य क्षमताओं में देखते हुए फैसला किया। उनमें से छाया को काटने का कौशल मिला, जो उसे छाया को अवशोषित करने की अनुमति देता है। चारों ओर देखने के बाद अपनी छाया को मजबूत करता है। चार्ली अपने कमरे के कोने में जाने का फैसला करता है और चार्ली के द्वारा किए गए सभी मानसिक और शारीरिक प्रयासों के बावजूद छाया को छूने का प्रयास करे, और कुछ प्रयासों के बाद कुछ भी नहीं हुआ। चार्ली ने स्क्रीन पर लौटने का फैसला किया और छाया पुतली कौशल का वितरण पड़ा, जिसकी बदौलत पहनने वाला दुनिया के अंधेरे पक्ष को देख सकता है। चार्ली को संदेश है कि यह उन अजीब दृश्यों में संदर्भित करता है। तो दिमाग में आए गए मुख्य पात्र को अपनी परछाई को चित्र बनाना बंद करने और कुछ पुशअप करने के लिए कहा। परछाई कुर्सी से उठ जाती है और आदेश का पालन करने के बजाय वह धीरे धीरे फर्श पर विलीन होने लगती है। चार्ली की समझ से परे चीखों के बावजूद उनकी परछाई उससे अधिक गहरी हो जाती है। अंततः वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। चार्ली सदमे में चारों ओर देखता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उनकी परछाई कहाँ गई है। लगा के लगातार उसके सिर इधर उधर घूमता रहता है और मांग करता है, उसकी परछाई कहाँ गई है। वह लगातार अपना सिर इधर उधर घुमाता रहा और मांग कर रहा था कि उनकी छाया उसे तुरंत ही दिखाई दे। कुछ देर बाद उनके पीछे एक हवा में एक छाया, उनकी छाया उसमें से ऐसी उछलती है मानो कि किसी पोर्टल के सामने वो अपने आप बहुत ही खुश दिख रही हो। हालांकि चार्ली इससे बहुत ही प्रभावित नहीं है। शानदार उपस्थिति, और वह उससे पूछता है कि वह कहाँ भाग गई थी। छाया एक नोटपैड और पेन लेती है और लिखती है कि छाया लिखती है कि वह अंधेरे के पक्ष में वो कैसी थी। जबकि चार्ली ने पूछा कि वह क्या कर रही थी। छाया लिखती है कि वह पुशअप कर रही थी। चार्ली का सुझाव है कि वह छाया प्रशिक्षण अंधेरे में बेहतर काम कर रहा है और उसे छाया जारी रखने के लिए कहता है। चुपचाप सिर हिलाता है
और गायब हो जाता है।